नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके इतिहास के एजुकेटर डॉक्टर शताब्दी गहलोत और आज हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिका की क्रांति। ये हमारी यूनिट 9 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। आप कैसे देखेंगे तो आपको सबसे पहले मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। मात्र 2,999 में मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक इतिहास का कोर्स अवेलेबल है। साथ ही दूसरे सब्जेक्ट के कोर्स भी अवेलेबल है। तो जल्दी करिए, जल्दी से अपने आप को इनरोल कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, डाउट सेशन होगा, शॉर्ट नोट्स होंगे, 5000 MCQs होंगे, PYQs होंगे और करंट हिस्ट्री से भी आपको जोड़ा जाएगा। कैसे आप इनरोल होंगे तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। 4,999 का जो हमारा कोर्स है अभी मात्र 2,999 में उपलब्ध है। जल्दी करिए, बहुत लिमिटेड पीरियड का ऑफर है, हो सकता है कि बाद में बढ़ जाए, आपके पास समय बहुत कम है। और इसके अंतर्गत हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी करा रहे हैं। इसके अनुसार हम हिस्ट्रियोग्राफी और वर्ड हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छे से चल रही है, जो कि यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको इसके लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। सारा पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा कार्य चल रहा है। इसके साथ ही अभी हमारी हिस्ट्रियोग्राफी के 7 लेक्चर हो चुके हैं और वर्ड हिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर है। समय कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तैयारी को अच्छा आकार देना है, तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए मेरा क्लासेस एप्लीकेशन को, हमारे चैनल को विजिट करिए। साथ ही कोई भी आपको दिक्कत हो, इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, एसओ में सफलता लक्ष्य फैमिली को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? सबसे पहली लाइन में क्वेश्चन बनता है 1776 को। 1776 को अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम था। जैसे हमारा क्या था, स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का अंग्रेजों के विरुद्ध था। यहाँ पर जो क्रांति हो रही है अंग्रेजों का किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के ही विरुद्ध हो रही है। अर्थात अमेरिका के अंग्रेजों का मातृ देश इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति थी। इसमें अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 में इटली नागरिक कोलंबस ने स्पेन की महारानी इसाबेल के प्रोत्साहन से की थी। कोलंबस इस यात्रा में नाव या सांता मारिया नीना पिंटो नामक जहाज को लेकर आया था। ध्यान रखिएगा, जहाज का नाम क्या है? सांता मारिया नीना पिंटो। 1499 में एक अन्य इटालियन नाविक अमेरिकन वेस्पुची ने अमेरिका की यात्रा की और यह सिद्ध किया कि यह क्षेत्र भारत नहीं अपितु एक नई दुनिया है। अमेरिकस वेस्पुची के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अमेरिका। ये क्या, कौन थे? ये जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया नाम है। नाम किसका पड़ा? अमेरिकन वेस्पुची नाम से अमेरिका नाम पड़ा, जो जर्मन भूगोलवेत्ता द्वारा यह नाम दिया गया है, जिसका नाम है मार्टिन वाल्ड सिमुलर या वाल्ड सिमुलर। ठीक है, इनके द्वारा अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया, वो भी अमेरिकन वेस्पुची के नाम पर। इटालियन नाविक थे जो कि अमेरिका महाद्वीप में सर्वप्रथम स्पेन वासियों ने अपना उपनिवेश बसाया। ध्यान रखिएगा, हमने देखा था उपनिवेश की परंपरा भी स्पेन से ही प्रारंभ हुई और पहला उपनिवेश का अमेरिका महाद्वीप में किसने बसाया था? स्पेन ने बसाया था। 1565 में स्पेन ने सेंट ऑगस्टाइन नामक एक बस्ती बसाई, जो अमेरिका में प्रथम यूरोपीय बस्ती थी। ध्यान रखिएगा, पहली यूरोपियन बस्ती कौन सी थी? सेंट ऑगस्टीन। सन था 1565 में। यह बस्ती अमेरिका के फ्लोरिडा क्षेत्र में थी। किस क्षेत्र में? अमेरिका के फ्लोरिडा क्षेत्र में। 1606 से 7 में इंग्लैंड की लंदन कंपनी ने न्यू क्रिस्टोफर के नेतृत्व में जेम्स नदी के किनारे वर्जिया नामक बस्ती बसाई, जो अंग्रेजों द्वारा बसाई गई अमेरिका में प्रथम बस्ती थी। अंग्रेजों द्वारा कौन सी बस्ती बसाई गई? वर्जीनिया। और यूरोपियों के द्वारा सबसे पहले कौन सी बस्ती बसाई गई? सेंट ऑगस्टीन में। ठीक है, यह बस्ती इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के नाम पर बसाई गई थी। उस समय इंग्लैंड का जो सम्राट था वो कौन था? जेम्स प्रथम। 1750 ईस्वी तक अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा 13 उपनिवेश बसा दिए गए थे। बस्तियां व्यवस्थित रूप से बसाई जा चुकी थी। 1750 की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में तब तक कितने उपनिवेश बस गए थे? 13 उपनिवेश बस गए थे। वो 13 उपनिवेशों में जो प्रमुख थे, देखते हैं हम उन 13 उपनिवेशों के बारे में। सबसे पहला था जेम्स टाउन वर्जीनिया का। दूसरा था जॉर्जिया 1732 ईस्वी में
अगले थ्यारे व्यापारी के प्रयास से सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने बसाया था। इंग्लैंड के कैदियों को यहाँ पर बसाया गया था। तीसरा आता है न्यूयॉर्क, मूलतः इसे डचो यानी नीदरलैंड ने बसाया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। न्यू जर्सी, मूलतः इसे बेल्जियम ने बसाया था, इस पर भी बाद में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। न्यू हैम्पशायर, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स 1629 में प्यूरिट पादरी जॉन व्हाइट ने इसे बसाया था। उत्तर कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना, रॉड आइलैंड, डेलावियर, पेनिसिल्वेनिया 1661 में विलियम पेन ने इसे बसाया था। ये मुख्यतः कैपकर संप्रदाय से संबंधित बस्ती थी। प्रसिद्ध फिलाडेल्फिया नगर इसी राज्य में है, जिसे भ्रातृत्व या भ्रातृत्व प्रेस का नगर कहा जाता है। किसे? फिलाडेल्फिया को। ये हमने 13 उपनिवेश देखे। कनेक्टिक, इन 13 उपनिवेशों में एकमात्र जॉर्जिया ही स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की सरकार द्वारा बसाया गया था। कनेक्टिकट इन यानी माना जाता है कि 13 उपनिवेशों में से सिर्फ एकमात्र जो जॉर्जिया है वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की सरकार का था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय 13 उपनिवेशों की जनसंख्या कुल 20 लाख या 2 मिलियन थी। दक्षिणी राज्यों में वर्जीनिया, जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना ये जो 4 राज्य थे ये तंबाकू से संबंधित थे। यहाँ पर क्या होता था, सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन होता था। मध्य राज्य में मैरीलैंड, पेनिसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावियर ये मध्य भारत के 5 राज्य थे। ये शुगर और शराब के उत्पादन से संबंधित थे। उत्तरी अमेरिका के राज्य रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स और उत्तरी अमेरिका के उन 4 राज्यों को न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज या कॉलोनीज कहा जाता है। ये जो 4 राज्य उत्तरी अमेरिका के, इन्हें क्या कहा गया, न्यू इंग्लैंड या न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज कहा गया। उपनिवेशों ने अपनी अपनी प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना कर ली। इन प्रतिनिधि सभाओं को क्या कहा गया, हाउस ऑफ बर्गेस पूछा जाता है। बर्गेस का अर्थ ही होता है असेंबली या सभा। ये जो उपनिवेश स्थापित हुए इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग क्या कर ली, सभाएं स्थापित कर ली, जिसे कहा गया हाउस ऑफ बर्गेस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, अब क्या है कि अमेरिकी में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, ये कारण ही पूरी अमेरिकी क्रांति को हमें इसमें क्या बता देंगे, हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें बता देगा। और इन कारणों के कारण ही अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अक्सर एक कारण ही पूछे जाते हैं, इसमें युद्ध पूछे जाएंगे, आर्थिक नीतियां पूछी जाएगी, सारी चीजें हमारी इसमें अमेरिका के कारणों में पूरी हो जाएगी। सबसे पहले देते हैं प्रारंभ में इंग्लैंड का अमेरिका में नगण्य हस्तक्षेप। पहले क्या था कि इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे उसने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, क्या इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेशों के आर्थिक शोषण की शुरुआत 1624 में जर्निया की तंबाकू की विदेशी जहाजों से व्यापार को प्रतिबंधित करने से मानी जाती है। उसके बाद इंग्लैंड ने अनेक अधिनियमों के माध्यम से उपनिवेशों का शोषण प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले 1624 में जॉर्जिया आएगा। ये जॉर्जिया की तंबाकू का विदेशी जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया था कि जॉर्जिया के द्वारा कोई भी जहाज, तंबाकू का जहाज यहाँ पर नहीं जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे अधिनियम बना दिए, जिसमें सबसे प्रमुख था पहला नेविगेशन एक्ट, जिसे कहा जाता है जहाज रानी एक्ट। पूछा जाता है नेविगेशन एक्ट है, जहाज रानी एक्ट कब का है, तो 1651 का। क्या हुआ इसमें, अब एक एक करके समझेंगे अधिनियमों के बारे में कि कौन कौन से अधिनियम इंग्लैंड के द्वारा लगाए गए, ये पूछे जाते हैं ना। अब ये जो नेविगेशन एक्ट है, इसके अनुसार क्या करा था इंग्लैंड ने, इसके अंतर्गत अमेरिकी उपनिवेशों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंग्लैंड के जहाज से ही करेंगे। यानी अमेरिका के उपनिवेश अगर व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें इंग्लैंड के जहाजों से ही व्यापार करना पड़ेगा। भाई जो भी भाड़ा भत्ता जो भी रहेगा वो इंग्लैंड का व्यापार को उन्हें चुकाना पड़ेगा, और समुद्र में सिर्फ इंग्लैंड के जहाज ही दिखाई देंगे, यानी अमेरिका खुद का जहाज से व्यापार नहीं करेगा। ये कहता है नेविगेशन एक्ट 1651। अगला आता है विदेशी व्यापार कानून, व्यापारिक अधिनियम कहते हैं, जो 1666 में। क्रोनोलॉजी से ही याद करिएगा तो अच्छे से याद होगा, ठीक है। ये अधिनियम क्या कहता है कि जिन वस्तुओं की आवश्यकता इंग्लैंड को है, अमेरिकन उपनिवेश उन वस्तुओं का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही करेगा। इस प्रकार की वस्तुओं मुख्य रूप से चावल, चमड़ा, लोहा, लकड़ी, तंबाकू और नौसैनिक सामान सम्मिलित थे। यानी व्यापारिक अधिनियम क्या कह रहा है कि जिसकी आवश्यकता इंग्लैंड को है वो अमेरिका दूसरे किसी भी राष्ट्र को, देश को नहीं देगा, वो सिर्फ इंग्लैंड को ही देगा। अगर जिसकी आवश्यकता इंग्लैंड को नहीं है उन वस्तुओं का व्यापार दूसरे राज्य से, दूसरे देश से वो कर सकता है, ठीक है।
अगला आता है हमारा औद्योगिक अधिनियम। अधिनियम का क्रम याद रखिएगा। नेविगेशन एक्ट है 1651, व्यापारिक अधिनियम है 1666। अगला आता है 1690 का ऊन अधिनियम, और ये उसी तरीके से जो 1732 का टॉप अधिनियम है। इन दोनों अधिनियमों में क्या कहा गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत उपनिवेशों के ऊनी वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि उपनिवेश ऊनी वस्त्रों का उद्योग नहीं करेंगे। बाद में क्या करा, बाद का जो अधिनियम बना 1732 का टॉप अधिनियम, इसमें टोपी बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औद्योगिक अधिनियम 1690 में कहा गया ऊनी वस्त्र नहीं बनाएंगे। टॉप अधिनियम में कहा गया कि आप इस टोपी भी नहीं बनाएंगे। 1673 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों के एक दूसरे से व्यापार को विदेशी व्यापार घोषित कर दिया, उपनिवेशों के परस्पर व्यापार को, जिससे उनके सामान पर चुंगी कर लगाने लग गए। यानी उपनिवेश अगर एक दूसरे, अमेरिकी उपनिवेश ही एक दूसरे से व्यापार करे, उसे भी क्या बोल दिया, विदेशी व्यापार की संज्ञा दे दी। अगला आता है आयरन एक्ट 1750। इस अधिनियम के अंतर्गत इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका के लोहे उद्योग पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी लोहे की छड़ बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये थे हमारे कौन से, जो इनके द्वारा एक्ट लगाए गए, वो रीजन थे जिसकी वजह से अमेरिका में क्रांति हुई। अब देखते हैं कि बौद्धिक जागृति कैसे हुई। 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई। 1693 में वर्जीनिया में विलियम मेरी कॉलेज की स्थापना हुई। बेंजामिन फ्रिकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी नामक एक विचार केंद्र की स्थापना करी। इससे गजट नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया। ध्यान रखिएगा, गजट समाचार पत्र में सांप के 13 टुकड़ों को 13 उपनिवेशों के नाम से कार्टून लिखा हुआ था। इसमें के नीचे क्या लिखा होता है, जुड़ जाओ या मर जाओ। पूछा जाता है 13 टुकड़ों का 13 उपनिवेशों के सामने स्थापित करने वाली पत्रिका कौन सी है, तो गजट। क्या लिखा गया इसमें, जुड़ जाओ या फिर मर जाओ। 1734 ईस्वी में बोस्टन नगर से बोस्टन न्यूज लेटर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, जो अमेरिका से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। संपादक थे इसके जॉन कैम्बल, किसके, बोस्टन न्यूज लेटर के, जो कब प्रकाशित हुआ, 1704 में। एंड्रयूज ब्रैड फई ने 1719 में अमेरिकन मरकरी, 1725 में न्यूयॉर्क गजट नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। थॉमस पेन ने भी प्रकाशन किया 1776 में कॉमन सेंस, इसका अर्थ होता है सामान्य तर्क बुद्धि। ये पुस्तक है उनकी। इस पुस्तक में क्या कथन है कि कोई द्वीप किसी महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है। भाई आप तो एक द्वीप हो, वो महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है, ये प्रश्न करते हैं थॉमस पेन अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में। एक अन्य समाचार पत्र का प्रकाशन भी थॉमस पेन के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है द अमेरिकन क्राइसिस। स्टीफन हॉपकिंस ने राइट ऑफ द कॉलोनीज नामक पुस्तक लिखी। सैमुअल एडम्स ने राइट ऑफ कॉलोनिस्ट नामक पुस्तकों की रचना करी। पैट्रिक हेनरी एक क्रांतिकारी व ओजस्वी वक्ता थे, और इनका प्रसिद्ध कथन क्या था, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मौत। ये बौद्धिक क्रांति हो गई कि लोगों के द्वारा कहा जाने लगा, क्रांतिकारियों के द्वारा, जो भी बौद्धिक वर्ग के जो वक्ता थे, लेखक थे, इनके द्वारा कहा गया कि स्वतंत्रता कितनी सर्वोपरि है। जैसे पैट्रिक हेनरी क्या कहते हैं कि भाई या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, नहीं तो मौत की खाट उतार दो, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकता हूँ। अगला जो कारण आता है वो आता है सप्तवर्षीय युद्ध, जो चला था 1756 से 63 तक। इस युद्ध की शुरुआत प्रसाव ऑस्ट्रेलिया से हुई, ऑस्ट्रिया से, जिसे ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। जिसमें प्रशा का इंग्लैंड ने व ऑस्ट्रेलिया का पक्ष किसने करा, फ्रांस ने करा। प्रशा का पक्ष किसने लिया था, इंग्लैंड ने, और ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया था फ्रांस ने। 7 वर्षों तक युद्ध चला। यह युद्ध मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। देखा जाए तो ये तो सिर्फ मोहरे थे, है ना। इस युद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी। अब देखते हैं जो अगला कारण जो बनता है क्रांति का, ग्रीनवेल की कठोर नीतियां। ग्रीनवेल कौन है, तो यह है प्रधानमंत्री। कहाँ का, इंग्लैंड का। 1763 में ग्रीनवेल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। ग्रीनवेल ने अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए पूर्व में बने हुए कानूनों को कठोरता से लागू किया। अनेक प्रकार के नए कर अमेरिकी उपनिवेशों पर लगाए, जिसमें 4 प्रमुख थे, और ये कर क्रांति का कारण बने। जिसमें सबसे पहला आता है सुगर एक्ट, 5 अप्रैल 1764 को लगा। 1764 का सुगर एक्ट 1733 के माल्स एक्ट का विस्तार था, यानी इसी को विस्तारित किया गया। इस अधिनियम में अमेरिका के शराब उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया। सीरे यानी शराब के लिए कच्ची चीनी पर टैक्स की मात्रा घटा दी, तथा दूसरे देशों से रम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका वासियों ने इस अधिनियम की अत्यधिक प्रतिक्रिया हुई। इस अधिनियम के संदर्भ में जेम्स पॉटिस का कथन है कि अमेरिका वासियों ने अपने संपूर्ण जीवन में इतना सोच विचार नहीं किया जितना इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के भीतर किया। अत्यधिक दबाव के कारण 1766 में इस कर को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। शुरू कब हुआ था,
1764 में, हटाया कब? 1766 में। 2 वर्ष तक इसकी प्रतिक्रिया हुई। इसके अंतर्गत कहा गया कि जो शराब के निर्माण में जो कच्ची चीजों का प्रयोग होता था उस पर भी क्या कर दिया इन्होंने? टैक्स लगा दिया। अगला आता है स्टाम्प एक्ट। 22 मार्च 1765 का इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में लगाया गया प्रथम प्रत्यक्ष कर है। पूछा जाए कि प्रथम प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो स्टाम्प एक्ट है। कब लगा? 22 मार्च 1765 को। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इस अधिनियम के अनुसार सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत क्या चीजें हुई इसमें सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि प्रत्यक्ष कर था, पहला प्रत्यक्ष कर था। इस अधिनियम के अनुसार सभी सरकारी व गैर सरकारी कारनामों, कराईनामों, लाइसेंसों, समाचार पत्रों आदि पर 2 पेन से, ये मुद्रा का है, से 6 पाउंड तक ब्रिटिश स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अमेरिका वासियों ने इस एक्ट का तीव्र विरोध करा और एक नारा बुलंद करा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछा जाता है किस क्रांति से रिलेटेड है ये नारा, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका क्रांति से रिलेटेड है। यह अमेरिकन क्रांति के समय दिया गया था, जिसका जो दिया किसने था? जेम्स ओटिस ने। इस अधिनियम के विरोध में अमेरिका वासियों ने स्वाधीनता के पुत्र व स्वाधीनता की पुत्रियां नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी थी। अब पूछा जाए कि किस अधिनियम के अंतर्गत स्वाधीनता की पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, तो ध्यान रखिएगा स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत 18 मार्च 1766 को स्टाम्प एक्ट को हटा लिया गया। स्टाम्प एक्ट के विरोध में न्यूयॉर्क में 19 उपनिवेशों ने स्टाम्प एक्ट कांग्रेस का गठन किया। कब? 1765 में। करेंसी एक्ट 1 सितंबर 1764 को यह लगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अमेरिकी उपनिवेशों की हुंडी और कागजी मुद्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। केवल ब्रिटिश मुद्रा को ही मान्यता घोषित मिली, यानी सारी जो दूसरी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ब्रिटिश मुद्रा को मान्य कर दिया गया। क्वार्टरिंग एक्ट 15 मई 1765 का। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सेना के रहने की व्यवस्था का संपूर्ण खर्चा उपनिवेशी वहन करेगा। 1767 में इस अधिनियम के उल्लंघन के कारण न्यूयॉर्क असेंबली को भंग कर दिया गया था। ग्रीनवेल की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए ट्रेवलियन ने कहा था, क्या कहा था? कि ग्रीनवेल ने अमेरिका को खो दिया है क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाले डाक को पढ़ना शुरू कर दिया है। ये क्वार्टरिंग एक्ट का मतलब ये होता है कि सेना के रहने की व्यवस्था का संपूर्ण खर्चा आप कौन वहन करेगा? उपनिवेश वहन करेगा। यानी अब ब्रिटिश सेना का खर्चा अमेरिकन उपनिवेश इसका वहन करेंगे। इसका भी विरोध हुआ। अब देखते हैं अगला जो कारण आता है, रॉकिंघम की घोषणा। अब अगला जो प्रधानमंत्री आता है रॉकिंघम, उसके बारे में देखते हैं। 1765 ईस्वी में ग्रीनवेल सरकार का पतन हो गया। इतना विरोध हुआ तो रॉकिंघम के नेतृत्व में नई सरकार बनी। उपनिवेशों के अत्यधिक दबाव को देखते हुए रॉकिंघम ने 1766 में स्टाम्प एक्ट और शुगर एक्ट को तो निरस्त कर दिया, लेकिन उसके साथ ही ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश संसद को अमेरिकी उपनिवेश पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। क्या कह रहे हैं भाई कि ये एक्ट तो मैं खत्म करता हूं, लेकिन चूंकि अमेरिका हमारा उपनिवेश है तो ब्रिटिश संसद को पूरा अधिकार है कि उस पर कर थोपे। 1766 में ही कनिंघम को त्याग पत्र देना पड़ा। क्यों न देना पड़ेगा? क्योंकि तो आप प्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हो कि आप और हमारा अधिकार है, हम तो आपसे कर लेंगे, वो भी ऐसे अनशन कर। नई सरकार बनी, उसके स्थान पर विलियम पिट के नेतृत्व में इंग्लैंड में यह पहला अवसर था जब अमेरिकी उपनिवेशों के कारण किसी सरकार का पतन हुआ। तो अब ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी उपनिवेशों के कारण किस सरकार का पतन हुआ, तो रॉकिंघम सरकार का पतन हुआ। टाउनशेड योजना। विलियम पिट टाउनशेड सरकार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। टाउनशेड ने क्या कहा कि अमेरिका वासी केवल आंतरिक करों का विरोध करते हैं, बाह्य कर उन्हें स्वीकार है, तो आंतरिक कर हटा दो, बाह्य कर लगा दो। अतः टाउनशेड ने 1767 में 5 उन वस्तुओं पर कर लगाया जिसका आयात उपनिवेश इंग्लैंड से करता था। अब जो बाहर कर बाह्य कर है जिस पर आयात होता है उस पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। 5 वस्तुएं कौन कौन सी थी? चाय था, शीशा था, रंग था, कागज और सिक्का धातु। ये 5 वस्तुओं पर इन्होंने कर लगाए। टाउनशेड योजना के विरोध में पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेसन ने एक पत्र श्रृंखला जिसमें पेनासिल्वेनिया के एक किसान के पत्र शीर्षक से प्रकाशित करी, जिसे किस नाम से प्रकाशित करी? पेनासिल्वेनिया के एक किसान के पत्र के शीर्षक से। अगला जो महत्वपूर्ण कारण बनता है वो होता है बोस्टन हत्याकांड 1770 का। बोस्टन टी पार्टी ने यही है ना, बोस्टन हत्याकांड है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बोस्टन टी पार्टी आगे आएगी। टाउनशेड योजना के विरोध में मैसाचुसेट्स उपनिवेश के बोस्टन नगर में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई। 5 मार्च 1770 को अंग्रेजी सैनिकों ने आंदोलनकारियों पर अपने बचाव के लिए गोलियां चलाई, जिसमें 5 अमेरिकन नागरिक मारे गए, 7 सैनिक थे उसमें। अमेरिका वासियों ने इस घटना को बोस्टन हत्याकांड के रूप में प्रचारित किया। 1770 में टाउनशेड
योजना के अंतर्गत लगाए गए करों को हटा लिया गया, जिसमें चाय, शीशा, कागज, रंग और सिक्का था। ये 5 वस्तु पर कर लगाए थे। तो इस हत्याकांड के विरोध में जो प्रदर्शन हुआ, इस कर को भी हटा दिया गया। अब देखते हैं लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। अब अगला और आ जाता है प्रधानमंत्री विलियम पिट भी चले जाते हैं। अब लॉर्ड नॉर्थ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। नॉर्थ ने 1770 में टाउनशिप योजना के करों को तो हटा दिया, लेकिन चाय पर सांकेतिक रूप से कर लगाए रखा। चाय का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, हमने देखा था ये। अमेरिका वासियों ने सांकेतिक कर एवं चाय के एकाधिकार के विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया करी। फिर आती बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1770 को 73 को। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, तारीख की पूछी जाती। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को अमेरिकन क्रांतिकारियों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुलियों का वेश बनाकर बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया के जहाजों से 350 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। और इस घटना को क्या कहा गया? बोस्टन टी पार्टी। यहाँ मत समझना चाय पीकर पार्टी करी थी ना, इसका मतलब वो नहीं है। 16 दिसंबर 1773 की घटना याद रखिएगा। लॉर्ड नॉर्थ के दमनकारी कदम इस क्रांति में महत्वपूर्ण कारक बने। जब तक चाय का हर्जाना वसूल ना हो, तब तक बोस्टन बंदरगाह बंद रहेगा। ये जो पार्टी हुई बोस्टन टी पार्टी, इसका हर्जाना भुगतने के लिए मैसाचुसेट्स यानी बोस्टन की असेंबली को भंग कर दिया गया और बोस्टन के नागरिकों के घरों की तलाशी का अधिकार सैनिकों को दे दिया गया। अगला जो कारण बना हुआ था प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन, जो होता है 5 सितंबर 1774 को। 5 सितंबर 1774 से 22 अक्टूबर 1774 तक फिलाडेल्फिया में पेनसिल्वेनिया में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन हुआ। पेनिसिल्वेनिया में, जिसमें क्या हुआ? जॉर्जिया को छोड़कर 12 उपनिवेशों के कुल 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ध्यान रखिएगा, जो नहीं आया उसे पहले याद रखिएगा। कौन इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया? जिसने कौन था ऐसा? तो था जॉर्जिया था। जिनमें प्रमुख थे इन 56 में से मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स व सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के वाशिंगटन और पेडिक हेनरी, पेनिसिल्वेनिया के जॉन डिकेसन, रॉड आइलैंड के स्टीफन हॉपकिंस। इस सम्मेलन में केवल आंतरिक स्वतंत्रता की मांग की गई। 1764 से 65 के बाद उपनिवेशों के जो कानून बनाए गए थे उनको निरस्त करने की मांग की गई और इंग्लैंड के साथ व्यापार का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया गया। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन के अंतर्गत जो हुआ 5 सितंबर 1774 को। लेकिन लेक्सिंगटन की घटना कब हुई? 19 अप्रैल 1775 को। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड नामक स्थान पर अमेरिकी क्रांतिकारियों ब्रिटिश सेनाओं के मध्य क्या हुई? झड़प हुई, जिसमें क्या हुआ? 8 अमेरिकी सैनिक स्वयंसेवी मारे गए। उस समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रश्न ऐसे आते हैं ना। लेक्सिंगटन घटना के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉर्ज गेज। कब हुई थी ये? 19 अप्रैल 1775। कितने अमेरिकन सैनिक मारे गए? 8 अमेरिकन सैनिक, जो क्या थे? स्वयंसेवक थे। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सैमुअल एडम्स कर रहे थे। 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन घटना को ही अमेरिकी क्रांति का प्रारंभ माना जाता था। इस अवसर पर सैमुअल एडम्स ने कहा था, देखो कितना सुंदर प्रभात है, यानी अब नया परिवर्तन होने वाला है। लेक्सिंगटन की घटना पर टिप्पणी करते हुए इमर्सन ने लिखा है कि लेक्सिंगटन में दागी गई गोली की आवाज पूरे विश्व को सुनाई दी गई थी। अगला आता है फिर द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन होता है 10 मई 1775 को। कहाँ होता है? फिलाडेल्फिया में। अध्यक्षता कौन करते? जॉन हैनकॉक, एक जो नामक व्यापारी थे। यानी जॉन हैनकॉक कौन है? एक व्यापारी है। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी सेना से संघर्ष के लिए उपनिवेशों को सेना का भी गठन करना पड़ेगा भाई। परिणाम था जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या करा? एक सेना का गठन किया गया। अगर प्रश्न आता है कि अमेरिकी उपनिवेश के द्वारा किस सम्मेलन के तहत निर्णय लिया गया कि अब सेना का गठन करना चाहिए, तो द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 10 मई 1775 को, जो हुआ था फिलाडेल्फिया में। 23 अगस्त 1775 ईस्वी को इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने की घोषणा कर दी। अगला आता है तीसरा महाद्वीपीय सम्मेलन। कब होता है ये? जून 1776 को। कहाँ हुआ? ये भी फिलाडेल्फिया में हुआ। इस सम्मेलन को महाद्वीपीय कांग्रेस का एक भाग माना जाता है। यद्यपि यह सम्मेलन प्रारंभ में कहाँ हुआ? फिलाडेल्फिया में हुआ था, लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना के दबाव के कारण स्थान बदल दिया। कहाँ हुआ? बाल्टीमोर में। ध्यान रखिएगा, शुरुआत कहाँ हुई? फिलाडेल्फिया में, बाद में कहाँ हुआ? बाल्टीमोर में। इस सम्मेलन के दौरान फिलाडेल्फिया में 2 जुलाई 1776 को रिचर्ड हेनरी ली ने उपनिवेशों की स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका अनुमोदन किसने करा था? जॉन एडम्स ने। न्यूयॉर्क को छोड़कर शेष 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का क्या करा? समर्थन करा। अब ध्यान रखिएगा कि फिलाडेल्फिया में 2 जुलाई 1776 को रिचर्ड हेनरी ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत करा। किसने करा? रिचर्ड हेनरी ने। कहां पर करा? फिलाडेल्फिया में। कब करा? 2 जुलाई 1776 को। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करा? तो न्यूयॉर्क ने।
अतः 2 जुलाई को ही प्रस्ताव पारित हो गया। स्वतंत्रता के इस प्रस्ताव को क्रियान्वयन के लिए थॉमसन जेफरसन की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की टीम का गठन किया गया। 5 सदस्य कौन थे? थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉबर्ट लिविंगस्टोन और रोजर सरमन। पूछा जाता है ना, कौन कौन से थे, पूछा जाता है। 4 जुलाई 1776 अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आता है, इसे रट लीजिएगा। थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद कहा गया कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। और इन अधिकारों में कौन कौन से? जीवन की स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न। स्वतंत्रता की इस घोषणा का प्रारूप किसने तैयार करा था? जॉन लॉक ने। पुस्तक कौन सी? सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। वर्तमान में अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रस्ताव कब पारित हुआ? 2 जुलाई 1776 को। स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776 को। अब देखते हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कौन कौन से युद्ध होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बकर हिल का युद्ध, जून 1775 का। तारीख पूछी जाती, जो महत्वपूर्ण उसकी बात कर रहे हैं हम। इस युद्ध में इंग्लैंड सेनापति बकर हिल युद्ध में विलियम हॉ ने जॉर्ज वाशिंगटन को क्या करा था? पराजित करा था। अगला आता है ब्रॉन्डीबाइन का युद्ध 1775 का। इंग्लैंड के सेनापति थे विलियम हॉ, जॉर्ज वाशिंगटन को पराजित किया। ब्रॉन्डीबाइन या पेंसिल्वेनिया एक शहर है। अगला युद्ध होता है सारोगाटा का युद्ध। कब होता है? 19 सितंबर से 17 अक्टूबर 1777 तक। इस युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन ने अंग्रेजी सेनापति बुर्गियान को पराजित किया था। इंग्लैंड की हार के कारण अमेरिका दूसरे देशों को भी सैन्य सहयोग मिला, जैसे फ्रांस, स्पेन 1779 में, नीदरलैंड, हॉलैंड 1780 में इन्होंने क्या करा? सहयोग करा। इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये सम्मिलित हो गए थे। फ्रांस इंग्लैंड से सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता था। देखा था ना हमने, फ्रांस और इंग्लैंड दोनों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और इंग्लैंड की विजय होती है। अब ये देख रहे हैं कि भाई ये क्यों साथ दे रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड क्यों साथ दे रहा है अमेरिका का, तो रीजन बता रहे हैं। सबसे पहले फ्रांस क्यों साथ देता है? क्योंकि फ्रांस इंग्लैंड से सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना चाहता है। स्पेन क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि स्पेन इंग्लैंड से जिब्राल्टर का प्रदेश पुनः प्राप्त करना चाहता है। हॉलैंड क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशियाई मसाला व्यापार पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तीनों के अपने स्वार्थ हैं। अमेरिकी उपनिवेशों ने फ्रांस का सहयोग लेने के लिए 1715 में साइन डीन को, 1777 में बेंजामिन फ्रैंकलिन को फ्रांस भेजा था। 1718 में फ्रैंकलिन और फ्रांस की सरकार के मध्य समझौता हुआ। उसी समझौतों के तहत फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुआ। चार्ल्स टाउन युद्ध 1780। यह युद्ध दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्स टाउन नामक स्थान पर लड़ा गया। एकमात्र युद्ध था जो दक्षिण राज्यों में लड़ा गया। ध्यान रखिएगा, एकमात्र जहां है उसे रट लो, चार्ल्स टाउन युद्ध 1780 जो दक्षिणी कैरोलिना में लड़ा गया। इस युद्ध में किसकी हुई विजय? अंग्रेजों की हुई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेनरी क्लिंटन। इस युद्ध के समय अमेरिकी सेनापति बेनेडिक्टो, किस युद्ध की बात कर ले? चार्ल्स टाउन का। बेनेडिक्टो अर्नोल्ड ने कुछ अपनी सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था, क्योंकि सारागोटा युद्ध में उसके पैर कटने के कारण उसे सेना से निकाल दिया गया था। तो क्या हुआ था? ये अमेरिकी सेनापति अर्नोल्ड ने अपनी सेना के विरोध में युद्ध करा था। सारागोटा विजय में उसको महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, सारागोटा की जो विजय होती है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है ये। यॉर्कटाउन युद्ध 19 अक्टूबर 1781 को। इस युद्ध में जॉर्ज वाशिंगटन सेनानायक कॉर्नवालिस को निर्णायक रूप से पराजित किया। फ्रांसीसी सेनानायक लफायते के सहयोग से ब्रिटिश कॉर्नवालिस बाद में क्या बना? भारत के गवर्नर जनरल बने। इस युद्ध में पराजय की सूचना इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को मिली और उसने कहा, हे ईश्वर, सब कुछ नष्ट हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। पेरिस की संधि होती है 30 सितंबर 1783 को। संधि के माध्यम से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को वैधानिक स्वतंत्रता मिल गई। पूर्ण तो स्वतंत्रता मिली है अभी पेरिस की संधि के तहत 1783 को। इस संधि में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे? रिचर्ड ऑसवाल्ड। अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। किस संधि में? पेरिस की संधि की। अब तथ्य देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज तृतीय थे। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यह ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला देश था। 1788 में अमेरिका के उपनिवेशों ने अपना संविधान तैयार किया, जो आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान था और यह संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, ध्यान रखिएगा। यह संविधान मार्च 1779 में लागू हुआ था।
1783 में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। उपनिवेशों की विजय के क्या कारण थे कि उपनिवेशों की विजय हुई या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की विजय हुई, इसके क्या परिणाम हुए, ये सारी चीजें आ जाएंगी ना। प्रकृति व फ्रांस और वाशिंगटन इसके प्रमुख कारण थे कि एक तो फ्रांस ने सहयोग दिया, वाशिंगटन ने अपने पूरी दमखम लगा दिया। जॉर्ज वाशिंगटन को उसके धैर्य निष्ठा के कारण रेफ्यूअर्स की उपाधि प्रदान की गई। इनका जन्म होता है जॉर्ज वाशिंगटन का 1732 को वर्जीनिया में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरे जॉन एडम्स और तीसरे थे थॉमस जेफरसन। और पते की बात यह कि ये तीनों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इन तीनों ने भाग लिया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जब ये चला तो पूरे कार्यकाल में जब ये क्रांति हुई तो सबसे पहले तो ग्रीनवेल आते हैं, फिर रॉकिंगम, विलियम पेंट, ग्राफ्टन और आखिरी में आते हैं लॉर्ड नॉर्थ। इस तरह से ये हमारी अमेरिका की क्रांति यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये हमारा आज की क्लास अमेरिका की क्रांति खत्म होती है। अगली हम फ्रांस की क्रांति के साथ जल्दी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। देर मत करिए, मात्र 2999 में इतिहास का हमारा अश्वमेध सफलता लक्ष्य बैच उपलब्ध है। जल्दी करिए, अपने आप को इनरोल कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत, जल्दी मिलेंगे। जय गणेश।